तो ये अशोक के वृहद शिलालेख अब जैसे इसको ना स्तंभ लेख भी बोलते हैं वैसे। ये वृहद शिला, इसमें और उसमें पहले वाले में कन्फ्यूजन मत करना, इसको स्तंभ लेख भी बोलते हैं। अब लघु स्तंभ लेख आ जाता है। लघु स्तंभ लेख में ये भी अच्छे खासे हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए जैसे इनके वृहद शिलालेख है, लघु शिलालेख है, स्तंभ लेख है, वो आपको बताते जाऊँगा। ये दीर्घ शिलालेख या वृहद शिलालेख इनको बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है कि दिल्ली टोपरा अभिलेख किसके द्वारा लाया गया था, दिल्ली। अब अभिलेख आ जाता है, अशोका इंस्क्रिप्शन। अब थोड़ा सा इसमें बता दो एक दो लाइन क्या थे कि जैसे अशोक एक दूरदर्शी शासक तो था ही, उसका वो इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त था उसका। तो उसमें जैसे आज के टाइम के समय के जैसे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये अवेलेबल नहीं थे। तो कैसे आप संदेश दोगे पब्लिक तक, ये कैसे बताओगे आप पब्लिक तक कि हम इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं, ये स्कीम शुरू कर रहे हैं, या हमने ये चीज़ें कर दी हैं और ये वेलफेयर का कार्य हमने किया। जैसे आज के टाइम पर आप देखते होंगे कहीं पर बड़ा बड़ा होल्डिंग लगे रहता है, प्रधानमंत्री ने ये मतलब ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये चीज़ें की गई हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये चीज़ें की गई हैं। तो ये एक पब्लिक में मैसेज जाता है कि यार ये स्कीम भी तो आ रहे हैं, कहाँ है ये स्कीमें, हमें ये प्राप्त हो रही हैं, तो तभी तो पता चलेगा कि आ रही हैं। तो एक तरीके ट्रांसपेरेंसी हो गई ना। तो उस वक्त जो है अशोक ने ये चीज़ें अपनाई, उसने अभिलेख खुदवाए, अभिलेख में लिखवाए कि पब्लिक के लिए क्या क्या उसका एक इंटेंशन क्या क्या है, क्या क्या किए है या क्या कर रही है वेलफेयर के लिए। तो इस तरीके से उसने अशोक ने अभिलेख बनवाए। और भी बहुत सारी चीज़ें अभिलेख में थी। प्रजा के लिए उसके क्या क्या हित हैं, मतलब प्रजा के लिए क्या चाहता है वो, मतलब कितना अच्छा सोचता है एक राजा, वो सारी चीज़ें थी। तो इसके खोज करता जो फैंथलर थे, खोज तो फैंथलर ने की थी इसकी, और इसको जो है शिलालेख को पढ़ने में सफलता, मतलब इसको पहली बार जो पढ़ा गया वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब जैसे इसको जो है इसमें ब्राह्मी लिपि थी ना, तो इसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत है। कभी आप देखेंगे कहीं कहीं तो शिलालेख हैं मौजूद, जैसे यहाँ तो उत्तराखंड में एक जगह है कालसी, ये देहरादून में, तो उधर पर अगर कभी आप देखेंगे तो वो अजीब से लगते हैं, वो मतलब उनकी जो लिपि है वो डिफरेंट है। तो उसको पढ़ने में इसने सफलता हासिल की, जेम्स प्रिंसेप ने। अभिलेखों की लिपि जो थी वो जैसे ये अलग अलग जगह पर अलग अलग थी। जैसे वेस्टर्न जो रीजन में थी ग्रीक और आर्माइक, मैंने आपको बोला था कि जब यूनानी लोग आए थे वो आर्माइक लिपि लेके आए थे अपने साथ, तो आर्माइक लिपि ले आए तो उसका इन्फ्लुएंस पड़ा था वेस्टर्न रीजन में, तो ये अफ़गानिस्तान वाली रीजन में ही पड़ा था। उसके बाद जो है खरोष्टी लिपि जो है ये भी जो है पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी, ये शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, मनसेरा ये दोनों पाकिस्तान में है, तो खरोष्टी लिपि वहाँ प्रयुक्त होते। आर्माइक और खरोष्टी वेस्टर्न रीजन में थी। ब्राह्मी लिपि जो थी वो पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि थी, लिपि ब्राह्मी थी, और भाषा जो है वो प्राकृत थी इनकी। अब जो है इनके शिलालेख मिले हैं, जैसे वृहद शिलालेख मतलब 14, जैसे इनके वृहद शिलालेख है, लघु शिलालेख है, स्तंभ लेख है, वो आपको बताते जाऊंगा। ये दीर्घ शिलालेख या वृहद शिलालेख इनको बोला जाता है। अब जैसे संख्या नंबर 14, मतलब इसमें क्या है ना, जैसे कंफ्यूज मत करना। अब जैसे एक चीज़ बोला जाता है 14 वृहद शिलालेख है। वो शिलालेख क्या होता है कि जैसे स्टेटमेंट हैं वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट 14 है, लेकिन उनके प्लेसेज 9 हैं, 9 वो प्लेसेस से मिले, मतलब 9 स्थानों से मिले हों। शिलालेख 14 का मतलब ये है कि जो उसमें एक शिलालेख ही होगा, वो एक ही पत्थर होगा, उस पत्थर में 14 स्टेटमेंट राजा ने लिखवाए होंगे, वो 14 स्टेटमेंट को बोलेंगे हम शिलालेख। शिलालेख क्योंकि पत्थर पर लिखा गया है। तो पहला जैसे है इसमें पशु बलि की निंदा की गई, इसमें ना 14 शिलालेख है, सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ में आपको मतलब आप PDF आपको मिलेगी तो आप सारा पढ़, वैसे देखने के लिए आपके लिए है वो, लेकिन आपको सभी नहीं, वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें बता दिया। जैसे फर्स्ट है इसमें पशु बलि की निंदा की गई, तो ठीक है, मतलब ये बनता है इंपॉर्टेंट। और दूसरा वाला जैसे मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। देखो कितना सोचता है एक राजा, केवल एक तो ह्यूमन के लिए तो सोच ही रहा है, वो एनिमल के लिए भी सोच रहा है, मतलब एक किस्म का उसका जो ये है, जो नैतिक पक्ष है उसका, वो दिखा रहा है। तो ये दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है, इसमें वो आया भी एग्ज़ाम में। और तीसरा जो अभिलेख, तीसरा शिलालेख जो है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। जैसे ये भी इम्पोर्टेंट बनता ही है, जैसे अधिकारी लोग हैं और वो बैठे हैं जैसे AC के, मतलब अपने ऑफिसों में बैठे हैं, वो जा नहीं रहे हैं सर्वे करने, और लोगों की समस्याओं से वो अवगत नहीं है, तो कैसे वो अवगत होंगे।
एक अधिकारी जब जाएगा ग्राउंड पर जाएगा, मतलब फील्ड पर जाएगा, तब जाके तो पता चलेगा कि हाँ हो क्या रहा है, दिक्कतें क्या है लोगों की, एक लोगों की समस्याएं से अवगत होगा। तो अशोक ने अधिकारियों को भेजा, तो एक किस्म से इसको गुड गवर्नेंस का सिंबल कह सकते हैं आप, जिसकी बात हम आज करते हैं कि अच्छा शासन, सुशासन होना चाहिए। तो ये अशोक का एक मतलब शिलालेख ये भी था, मतलब ये घोषणा थी। चौथा जो भेरी घोष की जगह धम्म घोष, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कलिंग वॉर के बाद हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब इन चारों में तो 3 तो ठीक ठाक इम्पोर्टेंट है, वैसे चारों ही ठीक हैं, इनको आप कर सकते हो। 5वां अभिलेख ये कि धम्म महामात्रा की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, ठीक है ये। 6ठा अभिलेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, मतलब कि सेल्फ कंट्रोल की बात की है, मतलब मन में नियंत्रण, ये चीज़ें, और एक तरीके से आध्यात्मिक पक्ष है ये। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, ये भी ठीक है मतलब, लेकिन ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें आप कर सकते हैं काम याद करने का। अब जो है 9वां जो अभिलेख है वो इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है इसमें। इट मेंशंस ट्रू ऑफरिंग एंड ट्रू कटेसी। और 10वां अभिलेख है, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, ये भी ठीक है, मतलब पब्लिक के वेलफेयर के लिए सोचें। 11वां, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11वां धम्म की व्याख्या किसमें की है। 12वां जो है, इसमें स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्त्री महामात्राओं की, वीमेन एम्पावरमेंट की बात है, वीमेन के अधिकारों की, मतलब वीमेन को भी एक जगह देने की बात की है, वो है। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये तो बनता ही है भाई इंपॉर्टेंट, और हृदय परिवर्तन की बात कही गई है इसमें। 14वां अभिलेख ये है कि इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया। अशोका इंस्पायर्ड द पब्लिक टू लीड ए रिलीजियस लाइफ, मतलब एक धार्मिक लाइफ आएगी तो एक सामाजिक संतुलन बनेगा, समाज में जो है बैलेंस बने रहेगा, ये चीज़ है। अब जो है इसमें लघु शिलालेख आते हैं, जैसे मास्की आता है, मास्की कर्नाटक में है, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध, ये लघु शिलालेख आते हैं, मतलब छोटे पत्थरों पर ही है, मतलब छोटे शिलालेख। इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध साक्य कहा, इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। जैसे अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में लिखा गया, वो मास्की उनमें से एक है। इसके अलावा 3 और हैं इसमें, एक है नेतुर, उडेगोलम, सन्नाथी, ये सभी कर्नाटक में है, और गुर्जरा जो है दतिया, मतलब ये मध्य प्रदेश में है। इन सभी में जो है अशोक का नाम अशोक है इन अभिलेखों में, और ये ठीक है। और भब्रू या वैराट अभिलेख जो है वो, इसमें अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज बोला, इसमें मगधाधिराज बोला है अशोक ने खुद को। तथा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति आस्था व्यक्त की, जो त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 रत्न थे बौद्ध के, उसके प्रति उसने आस्था व्यक्त की है। इन दिस अशोका हैज़ कॉल्ड हिमसेल्फ मगधाधिराज एंड हैज़ एक्सप्रेस्ड फेथ इन द त्रिरत्ना बुद्ध, धम्म एंड संघ और बुद्धिज्म। ये अब लघु स्तंभ लेख आ जाता है। लघु स्तंभ लेख में ये भी अच्छे खासे हैं, मतलब अब आप कहोगे सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही बोल, लेकिन हैं एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ध्यान आ जा रहा है। जैसे रोमनदेही अभिलेख है, रोमनदेही स्तंभ लेख है, ये नेपाल में है। एक तो ये अभी हमारी कंट्री में, दूसरे कंट्री में है, तो इस वजह से भी कौन सा दूसरी कंट्री में, अपनी कंट्री वाले तो चलो ठीक है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष रोमनदेही लुम्बिनी गया। लुम्बिनी से कुछ याद आ रहा होगा, बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। लुम्बिनी आया और उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया और भाग को घटाकर 1/8 कर दिया। देखो कितना अच्छा राजा था ये, पब्लिक में टैक्स कम कर रहा था, तो भाई उसको क्यों नहीं माना जाएगा आज के टाइम पे भी। और उस वक्त भी कहीं ना कहीं उसको महान मनाया गया कि पब्लिक में टैक्स कम कर रहा है, लोगों के लिए सोच रहा है, इवन जानवरों पशुओं के लिए भी सोच रहा हो। तो ऐसे राजा को तो पब्लिक पसंद करेगी। और ये मतलब टैक्स को कम किया। और रोमनदेही गया था ये लुम्बिनी, जो आपको बता दिया। और निगाली सागर अभिलेख जो है स्तंभ लेख, ये भी नेपाल में। ये दोनों अभिलेख मैंने इसलिए बोला इंपॉर्टेंट क्योंकि नेपाल में है, दूसरी कंट्री में है। और निगाली सागर मैनर पिलर आर्टिकल नेपाल, इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के, जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, कोरोनेशन जब हुआ था उसका, उसके 12वें वर्ष से जो है निगाली सागर आया और यहाँ से कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। कनक मुनि एक बौद्ध भिक्षु
और उनके स्तूप का संवर्धन किया। मतलब धार्मिक भी था, मतलब लोगों की जन भावना को भी समझता था। जैसे जैसे ये बना दे, स्तूप बना, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत पॉपुलर था ना उस टाइम, मंदिरों का इतना नहीं था। तो इस वजह से राजा की ये एक वो थी, मतलब वैसे तो राजा सर्वधर्म समभाव वाले थे अशोक, लेकिन फिर भी मतलब पब्लिक के लिए हर एंगल से जो है टैक्स का सोच रहा है, धर्म का सोच रहा है, उनके आम जनजीवन का सोच रहा है। तो ये अशोक के बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख अब जैसे इसको ना स्तंभ लेख भी बोलते हैं। वैसे ये बृहद शिला, इसमें और उसमें पहले वाले में कन्फ्यूजन मत करना, इसको स्तंभ लेख भी बोलते हैं। मतलब है तो ये भी पत्थरों में ही। तो ये इन लेखों की संख्या 7 है और ये 6 स्थानों से मिले। जैसे मैंने आपको बोला संख्या 7 मतलब वो जैसे स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, इस तरीके से, और 6 स्थानों से मिले हैं। द नंबर ऑफ दिज आर्टिकल इज 7 ऑब्टेन्ड फ्रॉम 6 डिफरेंट प्लेसेज। दिल्ली मेरठ जो है वो, यह पहले मेरठ में था और फिरोज तुगलक इसको दिल्ली में लेके आया। इट वॉज अर्लियर इन मेरठ विच वॉज लेटर ब्रॉड इन दिल्ली बाय फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक भी ना थोड़ा सा पुरातात्विक चीज़ों के संरक्षण रखने में रुचि रखने वाला एक शासक था। तो इसको जो है वो मेरठ से दिल्ली लेके आया इस अभिलेख को। एक और है दिल्ली टोपरा, ये हरियाणा के टोपरा में था और इसको भी वो हरियाणा से लेके आया जो फिरोज तुगलक, दिल्ली लाया। यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है, स्तंभ लेख है, जिस पर अशोक के 7वां स्तंभ लेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्थानों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। जैसे है क्या कि जो और 6 स्थानों में मिले हैं ना स्तंभ लेख, उनमें क्या होंगे कि 6 स्टेटमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 होंगे। एकमात्र दिल्ली टोपरा, अब दिल्ली टोपरा बन जाता है इम्पोर्टेंट की, क्योंकि इसी में 7 है। तो ये भी जो है फिरोज तुगलक के द्वारा लाया गया था, ये पहले हरियाणा में था। इसमें क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है कि दिल्ली टोपरा अभिलेख किसके द्वारा लाया गया था दिल्ली, वो शासक है फिरोज तुगलक। ये तो हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में। लेकिन दिल्ली टोपरा एक तो अशोक से संबंधित है और दूसरा इसको लाने का जो काम किया गया वो फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया। ये मौर्यकाल आपका लगभग पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा हो चुका है ये, और इसे जितने भी संभावित चीज़ें हो सकती थी इसमें कवर कर ली गई हैं। थैंक यू।